सुप्रभात विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर इकबाल से आचार्य इतिहास विभाग राजकीय महाविद्यालय झालावाड़। विद्यार्थियों, मैं आज आपको बताने जा रही हूँ गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त की सांस्कृतिक उपलब्धियों के बारे में। विद्यार्थियों, उत्तर भारत की राजनीतिक एकता स्थापित करके समुद्रगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया था और इसकी पुष्टि उन सिक्कों से होती है जो उसने उस यज्ञ के बाद चलाए थे। इन सिक्कों पर एक और यज्ञ स्तंभ में बंधे हुए अश्व की मूर्ति है तथा दूसरी ओर समुद्रगुप्त की महारानी हाथ में चमन लिए खड़ी है। इन पर अश्वमेध पराक्रम है यानी अश्वमेध के योग्य पराक्रम वाला लिखा है। प्रभावती गुप्ता ने उसे ऐसे अश्वमेध यज्ञ करने वाला कहा है जो यज्ञ बहुत दिनों से नहीं किया गया था। यानी समुद्रगुप्त ने वैदिक परंपरा का निर्वहन करते हुए दिग्विजय के पश्चात अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया। समुद्रगुप्त के द्वारा अनेक सिक्कों का प्रचलन भी किया गया और ये सिक्के उसके चरित्र और जीवन की घटनाओं पर पर्याप्त प्रकाश डालते हैं। उसके गरुड़ अंक के सिक्के नागों के ऊपर उसकी विजय के प्रतीक हैं, क्योंकि गरुड़ सांप को निगल जाता है। व्याघ्र और मकर वाहिनी गंगा वाले सिक्के उसकी गंगा की घाटी की विजय को दिखलाते हैं, जिसके जंगली प्रदेशों में चीते बहुतायत में मिलते हैं। चंद्रगुप्त कुमार देवी सिक्कों पर सिंह वाहिनी दुर्गा दिखाई गई है। ये सिक्के उसके विंध्य प्रदेश और उसके हिमालय के प्रदेशों की विजय के घोतक हैं। विद्यार्थियों, उसके द्वारा जारी किए कुछ सिक्के जो हैं उसके द्वारा अश्वमेध किए गए जो है घटना को दर्शाते हैं। उसके एक प्रकार के सिक्कों पर श्री विक्रम में शब्द अंकित है। संभव है कि उसने भी विक्रमादित्य का विरुद्ध यानी उपाधि धारण की हो। अब मैं चर्चा करना चाहूँगी समुद्रगुप्त के चरित्र और मूल्यांकन करेंगे हम उसका। तो समुद्रगुप्त की गिनती भारत के महान सम्राटों में की जाती है। उसमें वे सभी गुण थे जो एक आदर्श शासक में होने चाहिए। उसके चरित्र में हमें निम्नलिखित विशेषताएं दिखाई देती हैं। सर्वप्रथम हम उसकी चर्चा करेंगे एक व्यक्ति के रूप में, वह कैसा था। समुद्रगुप्त दीनों, अनाथों और पीड़ितों के प्रति पूर्ण सहानुभूति रखता था। वह बहुत बड़ा दानी था। सैकड़ों हजारों गायों का दान उसके द्वारा किया गया। इसी संदर्भ में डॉक्टर आर.सी. मजूमदार कहते हैं कि इसमें संदेह नहीं कि समुद्रगुप्त का व्यक्तित्व महान, प्रभावशाली व अद्वितीय था तथा उसने भारतीय इतिहास में नए युग का उदय किया। अब हम बात करते हैं साहसी योद्धा और महान विजेता के रूप में उसके योगदान की। समुद्रगुप्त युद्ध विद्या में बड़ा निपुण था। डॉक्टर आर.डी. बनर्जी कहते हैं कि उसे उत्तराधिकार में एक छोटा सा राज्य मिला था, किंतु उसने अपने पराक्रम और सैन्य शक्ति के बल पर एक विशाल साम्राज्य स्थापित किया। वहीं डॉक्टर वी.ए. स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत के नेपोलियन की संज्ञा दी है, जो उचित ही है। एक योग्य सेनानायक होने के साथ साथ वे एक योग्य प्रशासक भी था। उसने संपूर्ण साम्राज्य को राजनीतिक एकता के सूत्र में बांधा, शांति और व्यवस्था स्थापित की, जिससे साहित्य, कला और संस्कृति के विकास का मार्ग प्रशस्त हुआ। उसके सुदृढ़ प्रशासन के कारण उसके काल में कोई विद्रोह नहीं हुआ। समुद्रगुप्त एक कुशल राजनीतिज्ञ भी था और उसने समय के अनुकूल अलग अलग नीतियों का अनुसरण किया। विद्यार्थियों, अपनी दूरदर्शितापूर्ण राजनीति के कारण ही उसने आर्यावर्त के राज्यों के साथ उनको जीतकर अपने साम्राज्य का हिस्सा बनाया। जबकि हम देखते हैं कि उसने दक्षिणापथ के राजाओं को पराजित किया, उनको अधीनता स्वीकार करने के लिए बाध्य किया, लेकिन उनके राज्यों को उन्हें वापस सौंप दिया। और उसका कारण ये था कि वे दक्षिण पर उत्तर में रहकर अपना जो है सत्ता को सही रूप से संचालित नहीं कर सकता था। तो विद्यार्थियों, ये जो नीति है वो उसकी दूरदर्शितापूर्ण कूटनीति का परिचायक है। अब हम बात करते हैं साहित्य और कला के संरक्षक के रूप में समुद्रगुप्त की भूमिका क्या रही। समुद्रगुप्त स्वयं उच्च कोटि का विद्वान था और साहित्यकारों और विद्वानों का आश्रयदाता यानी संरक्षक था। डॉक्टर स्मिथ कहते हैं कि समुद्रगुप्त एक प्रतिभाशाली कवि था जिसने बहुत से पदों की रचना की जो कि उच्च कोटि की प्रसिद्धि दिलाने के लिए यथेष्ट थी। समुद्रगुप्त एक संस्कृति प्रेमी था और संगीत विद्या में निपुण था। उसके एक सिक्के पर उसे वीणा बजाते हुए दिखाया गया है, जो इस बात का घोतक है कि वह न केवल कलाकारों का संरक्षक था बल्कि स्वयं भी संगीतकार कलाकार था। प्रयाग प्रशस्ति का जो रचयिता है हरिसेन, वह उसके दरबार का सबसे विद्वान व्यक्ति था। प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान वसुबंधु भी उसके दरबार में रहता था। श्री
N घोष के अनुसार समुद्रगुप्त केवल इसलिए महान नहीं है कि उसने जितने युद्ध लड़े उन सबको जीता, बल्कि वह शांति की कलाओं में भी विद्वान था। V.A. स्मिथ के अनुसार समुद्रगुप्त अद्वितीय व्यक्तिगत गुणों व विभिन्न असाधारण योग्यताओं से परिपूर्ण व्यक्ति था। वह एक वास्तविक व्यक्ति, एक विद्वान, एक कवि, एक संगीतज्ञ और एक योद्धा था। और धर्म के बारे में हम उसकी विचारधारा को देखें तो एक धर्म सहिष्णु शासक रहा। उसके सिक्कों से पता चलता है कि वह वैष्णव धर्म का अनुयायी था। हिंदू धर्म का अनुयायी होने पर भी उसका अन्य धर्मों के साथ विद्यार्थियों काफ़ी अच्छा व्यवहार था। अन्य धर्मों के प्रति उसने सहनशीलता की नीति को अपनाया और पूर्ण धार्मिक स्वतंत्रता अन्य धर्मावलंबियों को भी प्रदान की। उसके दरबार में वसुबंधु जैसे बौद्ध धर्म के विद्वान थे जो उसकी धार्मिक सहिष्णुता का परिचय हमें देते हैं। इसी प्रकार उसने लंका के राजा मेघवर्ण को बोध गया में भिक्षुओं के लिए विहार बनाने की अनुमति देकर अपनी धार्मिक सहिष्णुता का प्रदर्शन किया। विद्यार्थियों, उपरोक्त विवरण से ये स्पष्ट होता है कि समुद्रगुप्त एक प्रतिभाशाली व्यक्ति था और उसके व्यक्तित्व में विभिन्न गुणों का सम्मिश्रण था। डॉक्टर R.C. मजूमदार के अनुसार उपलब्ध साधनों के आधार पर कहा जा सकता है कि समुद्रगुप्त आने वाले युग की उस भौतिक और बौद्धिक शक्ति का सजीव प्रतीक था जिसका निर्माण बहुत कुछ उसने स्वयं किया था। प्रयाग प्रशस्ति के रचयिता महाकवि हरिसेन ने अपनी साहित्यिक भाषा में समुद्रगुप्त की जो है प्रशंसा की है। क्योंकि नाम ही है प्रशस्ति, यानी सम्राट की प्रशंसा में उसकी उपलब्धियों का विवरण उस पर लिखा गया है। तो हरिसेन उसमें लिखता है कि समुद्रगुप्त सब राजाओं का नाश करने वाला था, संसार में उसका कोई प्रतिद्वंदी नहीं था और उसकी प्रसिद्धि चारों समुद्रों तक पहुंची हुई थी। वह मनुष्य में देवता के समान, धन में कुबेर के समान, शक्ति में इंद्र के समान और विद्वता में बृहस्पति के समान था। वह भय की भांति अजय, भले पुरुषों की आशा और असाधुओं का विनाशक था। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार हम देखते हैं कि समुद्रगुप्त न केवल एक महान विजेता, एक योग्य प्रशासक, बल्कि वह कला, साहित्य और धर्म का संरक्षक भी था और साथ ही जो असाधु थे, यानी जो सामाजिक व्यवस्था के नाश करने वाले लोग थे, उनका विनाश करने वाला वे था। वहीं जो भले लोग थे उनके लिए वे आशा की किरण के समान था। मैं सोचती हूँ विद्यार्थियों कि समुद्रगुप्त की जो राजनीतिक और सैनिक उपलब्धियां हैं, साथ ही उसकी जो सांस्कृतिक उपलब्धियां हैं, वे आपको समझ में आएंगी। आपके कोई सुझाव हैं तो सादर आमंत्रित है। धन्यवाद।